दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट वो भी वार्ता का अपडेट, आप इसको केवल कह सकते हो कि वार्ता आईबीए और इधर सीएलसी साहब के यहाँ जो आईबीए के साथ वार्ता हुई, यूएफबीयू की, डीएफएस वाले भी थे, हमारे बैंकर्स के इशू पर, हमारे साथियों के इशूज़ पर जो वार्ता हुई। पहले तो जून में हुई भाई साहब, कोई नतीजा नहीं निकला 17 जून की वार्ता में। उसके बाद में परसों वार्ता हुई, कोई नतीजा खास नहीं निकला, खास क्या निकला ही नहीं। और फिर कल वार्ता हुई, और जो कल वार्ता हुई भाई साहब, उसका डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या वार्ता हुई। हालांकि कुछ हद तक आपके पास छन करके फिल्टर होके पहुँच भी गया होगा, लेकिन जो अंदर की सच्चाई है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ भाई साहब, जो धरातल की सच्चाई है। खैर, जो इशूज़ थे, देखिए डीएफएस वाले भी हैं, आईबीए वाले भी हैं, यूएफबीयू भी है, सीएलसी भी है, अब सब लोग बैठे हैं। हालांकि बैठे तो परसों भी थे। खैर भाई, जब परसों बैठे तो मुद्दे उनके पास क्या, रिक्रूटमेंट, स्टाफ सिक्योरिटी, पीएलआई, 5 डेज बैंकिंग, एक्सग्रेशिया का तो नंबर नहीं था कि रिव्यू का, ये पेंशन अपडेशन की तो छोड़िए बात, एक्सग्रेशिया रिव्यू का बातें नहीं थी। खैर, तो जब बात सबसे पहले सिक्योरिटी की आई, स्टाफ सिक्योरिटी की, तो डीएफएस और आईबीए ने कहा कि पहले ही हम लोगों ने एक एपेक्स लेवल का के जो अधिकारी है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रत्येक राज्य के में, सबको हमने पत्र लिखा हुआ है कि इस पर जो है उचित कार्रवाई करें, उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखें। लेकिन अब हम फिर से एक पत्र लिखेंगे भाई। सीएलसी साहब ने कहा नहीं, एक पत्र फिर से लिखो, हम भी लिखेंगे। बस इतना ही मामला हो पाया, इतना ही सुरक्षा के लिए। जो आता है कोई भी आकर के मिसबिहेव करके चला जाता है भाई साहब। अच्छा, पत्र तो पहले भी गया, उसके बाद उस पर कार्रवाई क्या हुई, अब क्या बताया क्या कार्रवाई हुई भाई साहब? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, मोटे तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। और रोज़ हमारे बैंकर साथी तमाम तरीके से प्रताड़ित होते हैं, जलील होते हैं, और अधिकारियों से भी जलील होते हैं गलत तरीके से, और आत्महत्याएं शाखा के अंदर कभी तक भी कर रहे हैं भाई साहब। घर जाकर के कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और पता चला कि शाखा के अंदर भी कर रहे हैं। ये स्थिति है। बहरहाल, सिक्योरिटी के मामले में तय हुआ कि भाई एक और बढ़िया पत्र, सख्त पत्र, डीओ लेटर फिर लिखा जाएगा। कलम भाई लिखो। ये तो ये हुआ। फिर हुआ कि भाई रिक्रूटमेंट और पीएलआई का मामला। तो कलम भाई, रिक्रूटमेंट और पीएलआई की ऐसा करते हैं कि मंथली मीटिंग इस पर हर महीने में हो जाया करे, और उस पर हम लोग आपस में बातचीत कर लिया करें। और इसकी कल ठीक अगली डेट तक हम बता दे रहे हैं आपको। अगली डेट भाई साहब 15 अक्टूबर की तारीख तक तय कर दी, यानी कहा हर महीने में एक मीटिंग करने की बात, और फिर सीधे सितंबर पूरा गायब हो गया। 15 अक्टूबर की डेट कि साहब 15 अक्टूबर को 11 बजे मीटिंग होगी। चलिए साहब, एक तो ये हो गया। अब मामला आया 5 डेज बैंकिंग का। 5 डेज बैंकिंग के मामले में इन्होंने कहा भाई साहब कि मैं आपको याद दिला दूँ, फरवरी 2023 को रिकमेंड किया था, 2023 में फरवरी में रिकमेंड किया था आईबीए ने, डीएफएस के पास भेज दिया था। ये अलग बात है, नवंबर 23 में उन्होंने माना बाद में कि हाँ साहब नवंबर 23 में मिला, अब इस पर क्या कहें। उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली बार सीएलसी साहब इस बार फिर बोले कि पिछली बार भाई इस पर जो है हमने एक डीओ लेटर लिखा था डीएफएस को और अधिकारियों को, मैं फिर इस पर डीओ लेटर लिखता हूँ कि इस पर क्या कार्रवाई आपने की, या किस लेवल पे है, अभी पेंडिंग है, और क्यों पेंडिंग है, उसकी स्थिति क्या है, वो हमें अवगत कराएं। और मैं फिर ये कड़ा लेटर लिख रहा हूँ। मतलब लेटर तक से मामला सीमित हो गया। इतनी बातें भाई साहब हुई कल के मामले में। यानी मीटिंग परसों भी थी, कुछ नहीं हुआ, नतीजा विहीन रही। और कल वाली कितनी नतीजा सहित मीटिंग फाइनल हुई, ये आप स्वयं डिसाइड कर लें। क्यों मैं ये आपको बार बार बता रहा हूँ? हो सकता है आप तक ये खबरें पहुँच भी गई हों, मुझसे पहले भी किसी ने पहुँचा दी हों, हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ध्यान दिला दूँ कि हम लोगों का बैंक पेंशनर्स का है, बैंक पेंशनर्स का मामला कितने दिनों से पेंडिंग में है। लगभग 32 साल होने आ गए भाई साहब, कोई अपडेशन नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। प्राविधान होने के बावजूद बार बार झूठ बोला जाता है आईबीए के द्वारा। यहाँ तक कि एमसी सिंगला साहब के मामले में कोर्ट में जो अपना एफिडेविट लगाया है, वो झूठा एफिडेविट आईबीए ने कि साहब इसमें तो प्रोविजन ही नहीं है पेंशन के क्लास में, जबकि साफ साफ प्रोविज़न है। और उस प्रोविज़न की कॉपी जब मेरे जैसे लोगों के पास मौजूद है,
तो वहाँ क्यों नहीं मौजूद है, कैसे, बस जितनी देर लटक जाए। इनको नहीं मालूम कि झूठ बोलने का नतीजा कोर्ट में क्या हो सकता है। इनको IBA वालों को RRB वालों से सीख लेनी चाहिए। मैं सीधे आपको पीछे ले चलता हूँ और दोनों बातें आपको बताऊंगा कि भाई साहब हम लोगों का मानवा 30-32 साल से क्यों नहीं हुआ। कहीं न कहीं हमको समीक्षा करने की ज़रूरत है अपने प्रयासों की। अब देखिए 2 केस हमारे पास हैं, सुप्रीम कोर्ट में 2 केस हैं हमारे पास में। एक तो स्वर्गीय MC सिंगला साहब का केस पेंशन अपडेशन के मामले में 2023 में डेट लगी, सुनवाई हुई, उसके बाद में बिल्कुल फाइनल हियरिंग में लगा हुआ है। 24 में पता नहीं कितनी बार लगी, एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। 25 में भी लगी, एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट अभी दोबारा खुला समर वेकेशन के बाद, उसके बाद भी डेट लगी, पता नहीं कितनी लंबी लगी और उसका डेली उसी में नहीं आई, वीकली में ही इतना पीछे लगी, वीकली लिस्ट में। दूसरा केस हमारा ये जो है स्पेशल अलाउंस का जो केस है, वो भी पेंशन अपडेशन का सीधा सीधा मामला। वैसा सीधी सीधी बातें ग्रुप ऑफ पेंशनर्स वाले उसको देखते हैं और उस केस को, अब बहुत अच्छी बात पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये जो केस है बिल्कुल किनारे है। और इस केस में है क्या मामला है कि इस तरीके के जो कि केस लगे थे, बिल्कुल IBA ने पिछली बार DFS के IBA ने जो है क्या किया था कि तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इनके माध्यम से एक आवेदन दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि इस तरीके के स्पेशल अलाउंस से संबंधित जितने भी मसले हैं उनको सबको एकजुट कर लिया जाए और दिल्ली हाई कोर्ट में जो KK कालिया का केस चल रहा है उसके साथ जोड़ करके एक साथ सुन लिया जाए। चलिए बढ़िया बात है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात सुनी और उसके बाद में वो इंटीग्रेट कर दिया, उसी में जोड़ दिया। उत्तर प्रदेश का भी एक केस उसमें है, ये आरती प्रसाद सिंह जी का जो लखनऊ बेंच का है, वो पिटिशनर उसमें यूको बैंक के DGM रहे हैं, RRB वेस्ट बंगाल में जो है चेयरमैन भी कुछ समय के लिए रहे हैं, लखनऊ में निवास करते हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनका भी केस उसमें। टोटल 191 केस उसमें है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बहुत अच्छी ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक अन्य केस से जोड़ दिया जो सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग में चल रहा है भाई साहब। लेकिन उसकी डेट भी कब होगी हमें अभी नहीं पता। लेकिन ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए भी बता रहा हूँ भाई साहब कि ज़रा RRB वालों से देखिए, RRB वालों ने अपनी पेंशन पूरी 1/11/93 से ले ली। जो कमियां रह गई थीं, जैसे उन्होंने अप्रैल 18 से देना शुरू किया तो 2019 में ही उन्होंने दूसरा मुकदमा दायर कर दिया कंटेम्प्ट पिटीशन के साथ, वहाँ से मिलना चाहिए जहाँ से नियम है इसका, वहाँ से मिला। जैसे ही ये डेट लगी भाई साहब, जैसे ही ये डेट लगी, इनको पता चल गया कि इसमें सज़ा भी हो सकती है, झूठ बोलने की सज़ा भी होती है। बहरहाल DFS वाले आए, उन्होंने अपना एफिडेविट दिया, नहीं सब हम देने को तैयार हैं। कोर्ट ने इतनी रिलीफ उनको केवल दी कि जल्दी से पेमेंट करके आइए, पार्ट पेमेंट ही करके आइए, तब अगली डेट पे आइए। ये करते करते सारा पेमेंट उन्होंने दिला दिया। इसके बावजूद अभी केस पेंडिंग में है और कल यानी कि 13 तारीख उसकी फिर डेट लगी है समीक्षात्मक तरीके से कि कहीं कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। ये इस तरीके से पैरवी की जाती है सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने मुकदमों की, अपने हित के मुकदमों की, अपने अधिकारों के मुकदमों की। ये जो एक तरीके से वंचित क्लास था, RRB बैंकिंग सेक्टर का वंचित क्लास था, सबसे लो पेड था भाई साहब, हार्डशिप में रहते थे, काफ़ी हार्डशिप में ये लोग, रूरल में जहाँ कोई बैंक नहीं जाती थी वहाँ ये लोग जाते थे। इनको हार्डशिप अलाउंस मिलना चाहिए था, बल्कि उनको कम लो कास्ट बैंकिंग के नाम पे खोला गया था। लोग इनको दूसरे तरीके से देखते थे, 2M दर्जे के बैंकर के नाम से। और आज उनकी स्थिति दूसरी है कि हमारे साथी, हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे बैंकर साथी पूछते हैं कि भैया उनके RRB वालों के वकील साहब कौन है, उनसे जरा हमारी मुलाकात कराओ, उनसे ज़रा बात कराओ। ये अलग बात है कि हमारे अपने जो वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे पेंशन अपडेशन के मामले में MC सिंगला साहब के केस में जो एडवोकेट सेवाराम साहब हैं, हमारे बैंकर साथी रहे हैं, हमारे दुख दर्द को जानते हैं, आजकल वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस मामले को ठीक से देख रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सीनियर एडवोकेट को भी हायर कर रखा है, डॉक्टर सिंघवी साहब को, वो भी मामले को देख रहे हैं। इसके बावजूद हमें तारीख नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमें फिर से समीक्षा करने की ज़रूरत है कि क्या कमी हमारे अंदर, हमारी पैरवी में क्या कमी है। कम से कम पेंशनर्स को ये फिर से देखने की ज़रूरत है। कोई कमी हो, हम सब लोग मिलजुल करके उसके लिए आर्थिक सहयोग करने के लिए तुरंत तैयार है। पुनः ऑन कैमरा कह रहा हूँ, पिछली बार भी कह चुका हूँ, तो इसको फिर से हमारी पेंशन एसोसिएशन को देखना चाहिए।
ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।